अगला टॉपिक है एनवायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद। नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटलिज्म या पर्यावरणवाद। आतंकवाद को हमने कल पूरा बता दिया था आपको। ISI क्या क्या वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाले पार्टियों को बताएंगे। वेस्ट एशिया तो वहां ही पढ़ना है ना। नक्सलिज्म, देखो नक्सलिज्म वगैरह सब आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ लेती हो। नक्सलिज्म पढ़ते हो कि नहीं? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट में भाई हमारे यहाँ टेररिज्म का दो ही मामला है, इंसर्जेंसी कह लो, नॉर्थ ईस्ट में है और कश्मीर में है। कश्मीर का मूलतः है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है और नॉर्थ ईस्ट में कुछ एक्सटर्नल है, ज्यादातर इंटरनल है। तो अंदर आपको बताएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, इंडिया फॉरेन पॉलिसी में पार्ट आपको बता देंगे। तो अगला है, बस एक बात आप याद रखिए, कई बार एक शब्द का प्रयोग होता है कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंड, डबल स्टैंडर्ड ऑफ आतंकवाद। तो आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंड का मतलब है कि अमेरिका और विकसित देशों के खिलाफ आतंकवाद होगा तब तो आतंकवाद है, बाकी विकासशील देशों के खिलाफ आतंकवाद जब होता है तो मानवाधिकार का हनन मान लिया जाता है। तो दैट इज ए डबल स्टैंडर्ड। तो बल्कि एक बात आप लिख लीजिए लास्ट में। और मान लीजिए कि हमने पहले बता दिया कि आतंकवाद के कारण अलग अलग विचारधाराओं से, आतंकवाद का समाधान भी अलग अलग विचारधारा। उदारवादी मानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ शक्तिशाली हो, यथार्थवादी मानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा बेहतर होनी चाहिए। तो सबके विचार अलग अलग हैं। एक एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि आतंकवाद का डबल स्टैंडर्ड क्या है, दोहरा मानदंड। व्हाट इज अ डबल स्टैंडर्ड रिगार्डिंग द टेररिज्म। तो दोहरे मानदंड का मतलब है या वही जो अपने बताया, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, शब्दों का ही केवल फर्क है, विचार तो पूरा वही है। तो पहला पॉइंट है कि विश्व में आतंकवाद की समस्या विश्व में आतंकवाद की समस्या के समाधान में आतंकवाद की समस्या के समाधान में इसमें विद्यमान दोहरे मानदंड हैं। The basic problem regarding the terrorism is the double standard lies in terrorism. दोहरे मानदंड है जिसके अनुसार अमेरिका और शक्तिशाली देशों के विरुद्ध अमेरिका और शक्तिशाली देशों के विरुद्ध किसी भी हिंसात्मक घटना को आतंकवाद माना जाता है। अमेरिका और शक्तिशाली देशों के विरुद्ध किसी भी घटना को आतंकवाद माना जाता है, जबकि भारत या अन्य विकासशील देशों के विरुद्ध आतंकी घटनाओं में मानवाधिकार
आतंकी घटनाओं में मानवाधिकार अथवा स्वतंत्रतावादी आंदोलनों मानवाधिकार अथवा स्वतंत्रतावादी आंदोलनों का हवाला दिया जाता है। स्वतंत्रतावादी आंदोलनों का हवाला दिया जाता है, यानी बात को सिंपल सी बात है, इसमें टेररिज्म फॉर मी बिकम्स फ्रीडम फाइटर फॉर अदर, दैट इज a double standard. It means any terrorist activities which is carried out against US and a strong nation, that is a terrorism. But और आप देखेंगे ये चीजें दिखती हैं, जैसे जब कश्मीर में समस्या हो रही थी तो अमेरिका ने दबाव बनाया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल शुड बी अलाउड टू विजिट इन कश्मीर, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कश्मीर में जाने दिया जाए और वहां देखा जाए कि मानवाधिकारों का हनन कैसे हो रहा है। जबकि इंडिया ने कहा नो, इट्स नॉट ए इश्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट इज इश्यू रिलेटेड टू टेररिज्म। तो विकसित देश, यहां तक कि सितंबर 2001 के बाद अमेरिका ने माना कि हाँ, टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द ग्लोबल सिक्योरिटी। लेकिन फिर वही बात है कि डबल स्टैंडर्ड का मतलब है, अब सीरिया के खिलाफ आतंकवाद है तो आतंकवाद नहीं है, फ्रीडम फाइटर है। सीरिया की सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं दे आर फ्रीडम फाइटर्स, और बाकी लोग हैं आतंकवादी। तो अपने आप में दैट इज डबल स्टैंडर्ड, इसीलिए समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। तो अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग देखिए पर्यावरण पढ़ेंगे, लेकिन इसको अलग व्यापक परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। जैसे हेडिंग है मॉरल डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर मैं इस बात को इस तरीके से पढ़ें कि मॉरल डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नैतिक आयाम। व्हाट इज द मॉरल डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अच्छा, ये हेडिंग आपको सुन के कैसी लग रही है, मॉरल डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? तो कैसा लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? मतलब इसमें कि आपका क्या मतलब, इसको कौन मानेगा? आदर्शवादी। क्योंकि मॉरल डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे सिलेबस में कई चीजें मॉरल डायमेंशन की हैं। तो व्हाट आर द मॉरल डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? पहला, इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार का मुद्दा। इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये आपके लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ मानवाधिकार। लेकिन आपको बता दें, यही मानवाधिकार बिल्कुल फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं हम। थियरी जब आप पढ़ेंगे तो एग्जैक्टली आपको मानवाधिकार पढ़ना है। बस यहाँ पे क्या होता है, थियरी और यहाँ पे केवल अंतर है, अब यहाँ मानवाधिकार पढ़ेंगे तो कुछ घटनाएं के साथ जोड़ देंगे, और आईआर के टर्म्स, पावर पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, यही फर्क है। जब थियरी में आप मानवाधिकार पढ़ेंगे तो डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, टर्म्स के बेसिक फर्क आ जाते हैं। वही मानवाधिकार की थियरी हम अलग अलग कहां से लाएंगे, एप्लीकेशंस ओनली डिफरेंट। और बस इसमें मानवाधिकार आएंगे तो विकासशील विकसित देश, ग्लोबल गवर्नेंस, अपने आप में इशू अलग अलग, आईआर के टर्म्स अलग हो जाते हैं। और फिर कुछ कन्वेंशन आप बता देंगे, यूएन ने कन्वेंशन ये किया मानवाधिकार में, सारी बातें। तो दैट इज रिपीटिशन, तो चाहे फर्स्ट पेपर में पढ़िए चाहे यहाँ पढ़िए। तो दैट इज अ मॉरल डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मानव पहले आएगा या राष्ट्र राज्य पहले आएगा, डिबेट यहीं पे होता है। तो जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो टर्म ह्यूमन राइट्स इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि हम लगातार किस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। यानी यथार्थवादियों ने कहा कि राष्ट्र राज्य केंद्रित है,
लेकिन क्या आपको लगता है कि दुनिया में मानवाधिकार चलता है, कुछ और चलता है? मानवाधिकार, ये मॉरल डायमेंशन क्यों है? होना चाहिए या होता है? एथिक्स से 4th पेपर में आप देखिएगा, उसमें लिखा गया है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नैतिक मुद्दे। तो IR में एथिक्स कहाँ है? इधर है। ये सब एथिक्स तो है। तो आप 4th पेपर में देखिए तो इसका पार्ट हमेशा इसका इंपॉर्टेंस रहेगा। बाकी आपको एथिक्स में थोड़ी पूछा जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एथिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मीन्स मानवाधिकार। अच्छा, दुनिया में मानवाधिकार होना चाहिए, होता है? होना चाहिए। तो होता क्या है? होता क्या है? राष्ट्रीय हित, शक्ति, सुरक्षा, होता ही है। तो अब ये फर्क है। और सच पूछिए, यूएन भी तो एक तरीके से मॉरल, लेकिन यूएन एक इंस्टीट्यूशन है, यूएन भी तो मॉरलिटी को आगे बढ़ाता है। दूसरा, अगर ह्यूमन राइट्स का इशू है, दो नैतिकतावादी मुद्दा है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में फंसे हुए पढ़ते हैं, ये सारी चीजें फंसे हुए पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी बस वो IR का विषय कब बन जाएगा? जब आप उसमें केवल घटनाएं जोड़ देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शक्ति संघर्ष, पावर पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी। तो अब बताइए, लोकतंत्र होना और न होना मायने रखता? तो आज चीन इतना बड़ा पावरफुल देश होता बनता चला जा रहा है। तो अब बताइए, दुनिया में लोकतंत्र का महत्व है राष्ट्रीय हितों का? इंडिया इज कल्टिवेटिंग रिलेशन विथ UAE। आजकल हमारे UAE के साथ संबंध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। UAE इज अ डेमोक्रेटिक और मोनार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राजा का शासन। ईरान में थियोक्रेसी है। तो ये सब डेमोक्रेसी वगैरह सब सब मॉरल इशू है, उसका फर्क पड़ता नहीं। और सवाल ये है, डेमोक्रेसी देश में होनी चाहिए, पूरी दुनिया में भी होनी चाहिए? कैसी दुनिया में होनी चाहिए? इसे आप इधर देखिए, जब भी हम कहते हैं नोट्स को, एक पेज को पढ़ने में आप 1-2 घंटे लीजिए, तो अब तो आपने नोट्स को पढ़ा। तो और कैसे पढ़ा जाता है समझते हैं? एक एक शब्द में पूरी कहानी लिखी हुई है। तो जब आपको एक शब्द में सारी चीज दिखे, लेकिन इसका मतलब है कि अब आपकी विषय की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। GS में भी पढ़ना थोड़ी ज्यादा है, अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना अच्छे से है। तो NCERT किसी किताब को पढ़िए तो आपको एक पेज पढ़ने में 1-2 दिन लग जाए तो समझिए आपने पढ़ा। और 1 घंटे में धड़ धड़ खत्म कर दिया तो पढ़ लिया, ठीक है। इसलिए अब बताइए कि मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी की सारी थ्योरी वही है जो हम फर्स्ट में पढ़ते हैं, लेकिन हाउ वी कैन अप्लाई डेमोक्रेसी इन द इंटरनेशनल लेवल? हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डेमोक्रेसी कहाँ लेंगे? वैसे आपको याद होगा कुछ चीज हमें डेमोक्रेसी के बारे में थियरी में पढ़ी है नहीं पढ़ी है? क्या पढ़ा है? डेमोक्रेसी के बारे में थियरी में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है हमने दरबार में? क्या पढ़ा है? आप भूल गए डेमोक्रेटिक पीस थियरी, लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और जब कहते हैं, हम जब बार बार कहते हैं ग्लोबल गवर्नेंस, तो डेविड हेल्ड ने यही बात कही है कि ग्लोबल गवर्नेंस का मतलब है कि लोकतंत्र का प्रयोग कहाँ होना चाहिए? WTO भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, IMF, IBRD। इसे कहते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस, या डेविड हेल्ड ने कहा कि कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। तो सवाल यह है, WTO, IMF, IBRD, या ये कहिए कि जो भी और किस इंस्टीट्यूशन को आप, UN सिक्योरिटी काउंसिल, इसे क्या कहते हैं? डेविड हेल ने कहा दैट इज अ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी। या डेमोक्रेसी ऑन द इशू ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। तो जब हम इन संस्थाओं की बात कर रहे हैं तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? ग्लोबल गवर्नेंस का, वैश्विक शासन की बात कर रहे हैं। इसलिए कभी, अब मान लीजिए कभी आपको, अब जैसे हमने बताया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर,
प्रश्न कैसे नया नया बदल जाता है। जैसे मैं कभी आपसे पूछूं कि व्हाट इज इंडियाज रोल इन ग्लोबल गवर्नेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोबल साउथ इन ग्लोबल गवर्नेंस, तो क्या लिखेंगे? वही तो मुद्दा लिखेंगे जो उन्होंने बता दिया है, बस प्रश्न बदल देगा वो। एग्जामिनर बस यही करता है कि वो टर्म से बदलता चला जाएगा। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा, अगली बार कुछ और पूछ देगा। थोड़ी कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी और ये सब ग्लोबल गवर्नेंस, WTO, IMF, IBRD, तो यहाँ भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, दैट मीन्स ग्लोबल गवर्नेंस। अब तीसरा मॉरल इशू कौन है? जेंडर जस्टिस। ये भी हम फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं, सारा का सारा थियरी फर्स्ट पेपर में। बस IR में एप्लीकेशन कैसे कर देंगे? IR में आएंगे तो वॉर आ जाएगा, सुरक्षा आ जाएगी। तो महिला का मुद्दा क्यों है? सुरक्षा के लिए, वॉर के लिए। इस वजह से महिला के मुद्दे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जेंडर जस्टिस, जब हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि पुरुष है तो झगड़ा है। IR में युद्ध का मूल कारण क्या है? पुरुष। युद्ध का मूल कारण राष्ट्रीय हित नहीं है, इच्छा स्वभाव मानव खराब है, पुरुषों का खराब है। तो नारीवादियों ने इसी बात करेक्ट कर दिया, जेंडर जस्टिस। ये क्या कहती है? इसका मतलब है IR में न्याय होना चाहिए, वो जेंडर जस्टिस है। और इसी में चौथा इशू क्या है? एनवायरमेंटल। IR में अगला इशू क्या है? एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरणीय मुद्दे। अब किसी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंध में क्या अंतर है, क्या तुलना है? कोई अंतर है नहीं। ये सब बस वही बाल खाल निकालने वाली प्रवृत्ति है। कई लोग इसी में परेशान रहते हैं, अथॉरिटी और एजेंसी में क्या अंतर है, फ्रीडम और लिबर्टी में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। कई लोग इसी चक्र में देखता हूं परेशान रहते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि राजनीति का मतलब क्या है? कुछ लोग, अच्छा राजनीति में राजनीतिक संबंध होंगे या और भी संबंध होंगे? बताइए। ये जेंडर जस्टिस राजनीति का विषय है, पर्यावरण राजनीति का विषय है, मानवाधिकार। अच्छा, अर्थव्यवस्था हमने पढ़ा थी, राजनीति का विषय है, अर्थव्यवस्था का विषय है। इस याद रखिए, आज के दौर में राजनीति केवल राज्य सरकार के सरोकार नहीं है, राजनीति में सारे विषय आ जा रहे हैं। पॉलिटिक्स इंक्लूड्स ईच एंड एवरी डायमेंशन। राजनीति में सारे विषय आ जा रहे हैं, इसलिए राजनीति में और संबंध में कोई अंतर नहीं। पहले लोग क्या करते थे कि राजनीति का मतलब है जहां पे केवल राजनीतिक संबंधों की बात हो, राजनीति। संबंध का मतलब क्या है? सांस्कृतिक भी होगा, आर्थिक भी होगा, ये संबंध है। संबंध बड़ा शब्द है, कोई अंतर है नहीं। पॉलिटिक्स इज एज वाइडर एज रिलेशन। इन सब चीजों के पीछे बहुत पढ़ना। और आपको याद होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या फर्क है, ये मैंने बता दिया। पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। बताए थे कि नहीं बताए थे मैंने? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या फर्क है, बताया था नहीं बताया था? क्या? धीरे से क्यों बोल रहे हैं? क्या? भाई यथार्थवादी क्या यूज करते हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और उदारवादी क्या यूज करते हैं? ग्लोबल पॉलिटिक्स। और आपने पहले कहा नहीं बताया है, इसलिए अच्छे से पढ़िए, थोड़ा ध्यान से। जो पढ़ी गई चीजें रिपीट करके पढ़िए, बार बार पढ़िए। अब बताइए, ये भी हम IR पढ़ते, ये थियरी में पढ़ लेते हैं, ये भी थियरी में पढ़ते हैं, ये भी थियरी में पढ़ते हैं। एक बच क्या रहा है? तो जरा देखें, ये इन्वायरमेंट। अब हम इसको देखेंगे, सब मॉरल इशू हैं। अब जैसे कभी आपको, अब इन शब्दों का प्रयोग कहाँ करेंगे? इंट्रोडक्शन के लिए। जब बार बार कहते हैं कि हम लिखना, पर्यावरण कोई मुद्दा आ जाए तो क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं? 1992 में अर्थ समिट हुई, अरे ये कोई इंट्रोडक्शन है IR का? अब देखिए, पर्यावरण का विषय आ जाए तो IR में इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? पर्यावरण में सब चीज आप वही पढ़ेंगे GS में पढ़ते हैं। सच पूछिए, सब तो टॉपिक पढ़ानी नहीं चाहिए। ये तो थियरी में हम खुद ही पढ़ते हैं। इस इन्वायरमेंट में किसने GS में नहीं पढ़ा है?
जीएस में नहीं पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा? अच्छा, आप आगे पढ़ेंगे ना। अब सोचिए कितना आसान विषय जीएस में पढ़िए, वस्तु शिक्षा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, शक्ति संघर्ष, यथार्थवाद, अपना उसी में खोज दीजिए तो क्या हो जाएगा? आइए, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं दोस्तों। इसे अब देखिए, जैसे इंट्रोडक्शन लिखना हो, जब बार बार आप बात करते हैं लिखवाने स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान से मैं बार बार कहता हूं, अगर आप क्लास ध्यान से सुनते हैं तो कभी आपको लिखना तो तुरंत सीख लेंगे। और जब आपको लिखने की समस्या आ रही है, इसका मतलब है क्लास को कहीं से कहीं न कहीं आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। क्लास के कुल बस जब हम लिखवाने को बोले तभी आप कंसंट्रेट करिए, नहीं वो तो सेकेंडरी पार्ट है। आप जो हम पहले बोलते हैं उस पर बहुत ध्यान से सुनिए, बाकी लिखवाने तो किसी कॉपी लेकर आप लिख लीजिए, वो इशू नहीं है। अब जैसे कभी पर्यावरण के मुद्दे में इंट्रोडक्शन देखना हो तो आप कैसे कहेंगे कि परंपरागत रूप में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय हित संघर्षों का विषय था, लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय के अध्ययन में नैतिक मुद्दे अत्यधिक प्रभावी बन रहे हैं और भूमंडलीकरण की दुनिया में पर्यावरण एक प्रमुख वैश्विक सरोकार का मुद्दा है। इंट्रोडक्शन हो गया। वाह नहीं, ऐसे करना पड़ेगा तो वाली थोड़ी चल रही वाह। इसका मतलब है हाउ यू विल इंट्रोड्यूस द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स like human rights. Then you can write that even from traditional perspective, international relation deals with power, security, balance of power. But now the issues of global concern like gender justice, human rights, environmental is coming on the center stage of the global politics. तब एग्जामिनर समझेगा, अच्छा आप IR को जानते हैं। तो कई बार हमें और ये मैं तब समस्या देखता हूँ, जैसे कई बार हम जीएस में कई बार मैं क्लास लेता हूँ, मैं बताता हूँ कॉन्सेप्चुअली, और जब लेकिन कोई मूल अधिकार के बारे में इंट्रोडक्शन कैसे बच्चा लिख लेगा, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार, क्या तुमने पढ़ा यार मुझसे? तब मुझे लगता है कि ये तो बच्चा सीखने को तैयार ही नहीं है, क्लासेस में कुछ भी नहीं सीखा। जबकि जब यही बहुत फर्क होता है दोस्तों, हर स्टूडेंट टीचर से बराबर सीख के नहीं जाता, दैट्स वेरी क्लियर। आपको हो सकता है कि सुनने में खराब लगे, लेकिन है तो वास्तविकता यही। जब आप पता चले भाई, जब ऐसा कोई लिख के ला रहा है तो मैं दंग रह जाता हूँ, भाई क्या मैंने बताया, क्या ये पढ़ा। और दूसरा, मैं लगातार बता लिखने में लाइन में डिफरेंस, और जब लिख के लाएगा ऐसा कंपैक्ट करके लाएगा। अब क्या बताऊं दोस्तों, जब एक महीना पढ़ाने के बाद वो नहीं सीख पाया, इसका मतलब ये प्रवृत्ति डेंजरस है। और ये बात हमेशा देखे, बी रेडी फॉर लर्न। आज भी मैं पढ़ के आता हूँ, जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया उसी दिन जीना छोड़ दिया। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आप जीनियस नहीं रहे। जीनियस और इंटेलिजेंट व्यक्ति में क्या फर्क होता है? इंटेलिजेंट व्यक्ति ये बताता है कि मैं ये सब पता है, जीनियस व्यक्ति हमेशा सीखने के तैयार होता है, उसका व्यवहार बच्चे की तरह होता है। अच्छा, कुछ मुझे और नहीं बताओगे क्या? मैं और कुछ सीखना चाहता हूँ, मतलब वेरी क्यूरियस टू लर्न। ये फर्क है। तो आपको यू शुड वेरी क्यूरियस टू लर्न। अब इसलिए अगर ध्यान से सुनें, कभी भी आपको इंट्रोडक्शन लिखने में समस्या नहीं आएगी। हम शुरुआती में इस करते हैं कि जहां आपको इंट्रोडक्शन देना है, बाकी 2-4 पॉइंट बीच में कर लीजिए। अब अगला, एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरण मुद्दे। अब सवाल ये है, और पर्यावरण मुद्दे देखिए लिखने का तरीका क्या है, हमने फिर आपको बताया। अब पर्यावरण जो भी अपने जीएस में पढ़ा है वही यहाँ आप लिखेंगे, लेकिन जीएस में किन किन हो सकता है कुछ डायमेंशन आपने न अध्ययन किया हो, उसी का हम बेसिक तौर पे यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब हम आईआर को लिखेंगे तो हमेशा पावर पॉलिटिक्स, तो पर्यावरण के साथ इन की टर्म्स को जरूर जोड़ेंगे। जैसे वही अप्रोच हम मानवाधिकार लैंगिक न्याय के बारे में लगाएंगे। मानवाधिकार लैंगिक न्याय की थ्योरी पूरा हम फर्स्ट में पढ़ते हैं, बस उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? सेकंड में। दूसरा, पावर पॉलिटिक्स, रियलिज्म, लिबरलिज्म, ये टर्म्स आपके ग्लोबल साउथ, वैश्विक, ये टर्म्स बस आप उसमें यूज कर दीजिए, अपने आप आईआर का उत्तर हो जाएगा।
तो पर्यावरण में तो एकदम वही चीज जो पढ़ते हैं जब जीएस की है, ग्लोबल गवर्नेंस, पावर पॉलिटिक्स, यथार्थवाद, यूनाइटेड नेशन, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, राष्ट्रीय हित, सुरक्षा। और बल्कि तो ये शब्द आप यूज कर देंगे, कोई भी जीएस का विषय क्या हो जाएगा, आईआर का। बस ये ध्यान आपको देना है। अच्छा, नोट्स को कभी भी आप पढ़ते होंगे तो आपको बहुत सरल लगता होगा, लगता है कि नहीं? इसलिए कई बार हम उसकी उपेक्षा करते हैं, हमको लगता है यार बड़ा सरल दिख रहा है। सरल ही तो दिख रहा है, वही को आपको अच्छे से करना है, बहुत जटिल थोड़ी करना है आपको। बस कीवर्ड्स, नोट्स आपको देखने में बहुत सरल लगेगा, लेकिन हर पेज में आईआर के कीवर्ड्स आपको दिखेंगे। सेंटेंस छोटा होगा, पैराग्राफ छोटा होगा, लेकिन बेसिक हमारी एक्सपर्टीज क्या है कीवर्ड्स की। तो आईआर में लिखते समय इन कीवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा, अच्छा बताइए, अगर पर्यावरण की बात की जा रही है, क्या हम इसको सुरक्षा से जोड़ सकते हैं कि नहीं? सुरक्षा जोड़ सकते हैं। एक बार आईएएस में सवाल पूछा गया है, अब देखिए सुरक्षा से अगर हम इसी बात को शुरू करें, एक बार आईएएस में सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी डिलेमा। डिलेमा का मतलब सुरक्षा द्वंद्व कह लीजिए, उभयपास, हिंदी में कई इसके मतलब है, उभयपास कर लीजिए, द्वंद्व कर लीजिए, असमंजस कर लीजिए। सिक्योरिटी डिलेमा, जैसे आपको असमंजस है कि भाई किसका एग्जाम दे, यूपीपीएसएस का दे या ये किसके दे, बीपीएससी दे या यूपीएससी दे, दैट इज द काइंड ऑफ डिलेमा। वो हमेशा हमारे जीवन में होता है। तो एक बार पूछा गया है उत्तर की, व्हाट इज सिक्योरिटी डिलेमा एंड इनसिक्योरिटी डिलेमा। एक है सिक्योरिटी डिलेमा, इनसिक्योरिटी डिलेमा, सुरक्षा उभयपास या सुरक्षा द्वंद्व और असुरक्षा द्वंद्व। अब देखिए इसी प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आप पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में ढाल के देखिए तो कम से कम 4 से 5 बार एक सवाल पूछा गया है, सुरक्षा के नए परिवर्तित मतलब क्या है, व्हाट इज चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब आपको फिर एक सवाल पूछा गया है कि आपको लगता है सुरक्षा के मायने बड़े व्यापक हो गए हैं। एक बार फिर पूछा गया है परंपरागत और आधुनिक सुरक्षा के बीच अंतर बताइए। तीनों का उत्तर एक ही है। चौथा, इसका भी उत्तर एक है। 4 चीजें एक ही डायमेंशन से पूछी जा रही हैं, अभिप्राय एक है। तो अब देखेंगे व्हाट इज सिक्योरिटी डिलेमा। ये पहला क्या है, ये सुरक्षा का परंपरागत विचार है। दिस इज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, जहां पे सुरक्षा खतरा एक्सटर्नल है, बाहरी है। थ्रेट फॉर सिक्योरिटी एक्सटर्नल, ये सुरक्षा के परंपरागत मतलब है, जहां सुरक्षा के खतरे बाहरी हैं और अब बाहरी का मतलब है कि इंडिया के लिए चाइना, पाकिस्तान के लिए इंडिया, ईरान के लिए सऊदी अरेबिया। दैट इज ए ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी इज मोर फिजिकल, भौतिक है, क्योंकि आपको सीमाओं की रक्षा करना है। यू वांट टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज। और आप बाउंड्री की रक्षा कैसे करेंगे, थ्रू मिलिट्री, सेना से करेंगे, अलायंसेस से करेंगे। यही सिक्योरिटी डिलेमा। यानी अब अपनी रक्षा कैसे करेंगे, मिलिट्री से, सेना को बढ़ाकर, हथियारों को बढ़ाकर, बाय इंक्रीजिंग आर्मामेंट्स, बाय इंक्रीजिंग मिलिट्री। वो क्या करेंगे, सैनिक संगठनों को बढ़ाएंगे, मिलिट्री अलायंसेस को बढ़ाएंगे, जैसे बैलेंस ऑफ पावर, नाटो। नाटो क्या है,
भाई आरंभिक रूप में बैलेंस ऑफ पावर बनाने का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा शक्ति का अर्जन, दैट मीन्स बैलेंस ऑफ पावर। और फिर अपनी सुरक्षा भौतिक रूप में करेंगे क्योंकि हमारी सुरक्षा खतरा बाहरी है। और बात किस तरीके से देखिए कि पहले परंपरागत रूप में हमेशा ये सिक्योरिटी डिलेमा राज्यों में लगा होता था। तो सिक्योरिटी डिलेमा क्यों था? क्योंकि एक राज्य, अब मान लीजिए कि आप कहेंगे भाई हथियार भी रख रहा है, बाउंड्री भी, और सुरक्षा के भौतिक मतलब क्या है? जमीन की रक्षा करनी है, लैंड। पहले यही तो माना जाता था। लड़ाइयां होती थी किसके लिए? लैंड के लिए। जमीन छीन लिया, क्योंकि पहले जमाने में जियो पॉलिटिक्स का महत्व ज्यादा था। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है इसको थियरी को अप्लाई करना? कौन सी थियरी अप्लाई करेंगे या कौन सी थियरी मानती है? क्या? कौन सी? यथार्थवाद। बिल्कुल सही जवाब है। तो हर जगह थियरी अप्लाई कर लीजिए। आप याद रखिए, अगर आपने थियरी को अप्लाई करना सीख लिया, बाकी आईआर में कुछ है ही नहीं है, सब जगह वही कि आतंकवाद आ जाए, लोकतंत्र आ जाए। अब आप देखेंगे, अब डिलेमा ये है, देखिए सिक्योरिटी डिलेमा ये है कि एक राज्य के हथियार बढ़ेंगे तो दूसरे राज्य के लिए ये सुरक्षा खतरा होगा। इसलिए व्हाट इज डिलेमा? वन स्टेट इज फीलिंग अनसिक्योर विदाउट आर्म्स एंड अनसिक्योर विथ आर्म्स। मतलब दुविधा ये है कि एक राज्य के पास हथियार है तब भी असुरक्षित महसूस कर रहा है, हथियार नहीं है तब भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। हथियार नहीं है तब असुरक्षित महसूस कर रहा है, ये तो समझ में आने वाली बात है। लेकिन हथियार होने के बाद असुरक्षित क्यों महसूस करेगा? क्योंकि हथियार होने के बाद उसका पड़ोसी भी ज्यादा ले रहा है, तो फिर आर्म रेस में पड़ जाता है। इंडिया इज फीलिंग अनसिक्योर इवन बिकॉज ऑफ द वेपन्स टू, बिकॉज चाइना इज गेटिंग मोर एंड मोर वेपन्स। ये है सुरक्षा के परंपरागत मतलब, संकीर्ण मतलब, सुरक्षा दुविधा, जो भी आप कह लीजिए, यथार्थवादी विचार। अब देखिए व्हाट इज इनसिक्योरिटी डिलेमा। अब यहां पे क्या है? दिस इज द कंटेम्पररी मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। ये सुरक्षा का परंपरागत नहीं है, आधुनिक या समकालीन विचार है। दैट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। क्योंकि सुरक्षा खतरा बाहर से नहीं अंदर से आ रहा है। और आपने सुना होगा आजकल इंटरनल सिक्योरिटी, सुरक्षा खतरा अंदर से आ रहा है। इसलिए दैट इज इन सिक्योरिटी डिलेमा। अब जैसे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, अंदर सुरक्षा का मतलब क्या है? व्हाट इज माओइज्म? माओइस्ट क्या है? दैट इज लेफ्ट विंग टेरर ग्रुप। तो इंडिया में कहते हैं लेफ्ट विंग टेरर ग्रुप्स। अब माओवाद की सुरक्षा तो अंदर से आ रही है। यानी पाकिस्तान इज ग्रेटर सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया और इज कश्मीर। यदि अंदर, आजकल तो ग्लोबलाइजेशन के जमाने में सुरक्षा के अंदर के मतलब बाहर के मतलब मिले हुए हैं। कश्मीर की प्रॉब्लम भी है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कारण, राज्य प्रायोजित आतंकवाद। यही कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में बेसिक फर्क है। नॉर्थ ईस्ट में बाहर से कोई टेररिज्म स्पॉन्सर्ड नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम इंटरनल है। कश्मीर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादातर एक्सटर्नल है। लेकिन सच मामले में अब इंटरनल सिक्योरिटी, अब बताइए इतनी बड़ी हमारे पास आर्मी है, इतना राफेल है, तो राफेल किसे क्या माओवादियों को मारेंगे? अभी तक हमने माओवादियों के खिलाफ कभी आर्मी को अप्लाई किया या नहीं किया, डिप्लॉय किया? नहीं किया। वी हैव नेवर डिप्लॉयड आर्मी अगेंस्ट द माओइस्ट, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा की समस्या है। इतनी बड़ी सेना भी रखकर अगर हम असुरक्षित हैं, ये क्या है? इनसिक्योरिटी डिलेमा। और सुरक्षा खतरा बाहर से नहीं आ रहा है, कहां से आ रहा है? अंदर से। दैट इज कमिंग फ्रॉम विद इन द स्टेट, नॉट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्टेट। आउटसाइड ऑफ स्टेट नहीं आ रहा है। और आप देखेंगे इसके अलावा बहुत सारी जो प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट।
ये सब। और आज आप इसलिए देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इज बिकमिंग ग्रेटर चैलेंज फॉर नेशनल सिक्योरिटी रादर देन एक्सटर्नल। कोल्ड वार में तो ऐसा लगता था ना एक्सटर्नल एक्सटर्नल, आज के लिए चेचनिया इज अ ग्रेटर प्रॉब्लम फॉर रसिया रादर देन यूएस। अमेरिका रसिया के लिए प्रॉब्लम है नहीं, चेचनिया इज अ प्रॉब्लम। चेचनिया मीन्स वहां पे जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है। इंडिया के लिए अंदर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसलिए आप देखें हथियार रखकर भी हमारे किसी काम नहीं आ रहा है। वो हथियार भी रख रहे हैं, कोई काम नहीं आ रहा। हथियार न रखे तो भी प्रॉब्लम है, हथियार रखे तो भी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? नाउ सिक्योरिटी इज नॉट मेयरली फिजिकल एंड मॉरल बट इट इज बिकमिंग अ ह्यूमन सिक्योरिटी। अभी क्या विचार आ गया है? मानवीय सुरक्षा का। तो अब अच्छा, मानवीय सुरक्षा की बात आ जाए तो किस थ्योरी को अप्लाई करेंगे? उदारवादी मानवीय सुरक्षा की बात मतलब कम करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट, नियो मार्क्सिस्ट, यू विल अप्लाई थियरी ऑफ नियो मार्क्सिस्ट एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट। इन्होंने मानवीय सुरक्षा की बात की। महबूबुल हक की बात कर सकते हैं, अमर्त्य सेन की बात कर सकते हैं थियरी में। वैसे आईआर में तो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, नियो मार्क्सिस्ट है। दे आर स्पीकिंग फॉर द ह्यूमन सिक्योरिटी। तो सुरक्षा जमीन की होगी या मानव की? मानव की सुरक्षा मानव की होगी। और मानव की सुरक्षा का मतलब एजुकेशन, हेल्थ, डेमोक्रेसी, इवन लाइफ एक्सपेक्टेशन। और आज की दुनिया बदल गई है। आजकल को अलग अलग सिंबल्स आ रहे हैं। नाउ द वर्ल्ड इज ऑफ सॉफ्ट पावर। ये क्या है? सब हार्ड पावर है। एक ही चीज को हर जगह कहने के तरीके अलग अलग हैं। और आप देखेंगे आज की दुनिया में क्या क्या कंपैरिजन होने लगा। अभी तो एक दुनिया का, आपको पता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? अब जब तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? सिंगापुर। और शक्तिशाली पासपोर्ट, आप कहेंगे पासपोर्ट में शक्ति है, तो पहली बार हमने देखा। हाँ, सॉफ्ट पावर यही तो कहता है कि टेलीविजन में शक्ति है, बंदूक में? किताब में शक्ति है, बंदूक में? ये क्या है? सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर है। इसे याद रखिए। सिंगापुर का पासपोर्ट बहुत प्रभावशाली है। क्यों? क्योंकि सिंगापुर का पासपोर्ट जो रखेगा उसको 150 देशों में विदाउट वीजा इट इज फ्री एंट्री। आप सिंगापुर का पासपोर्ट रखिए, ऑन अराइवल वीजा आपको मिलेगा। आप एयरपोर्ट पहुंच गए, आपने दिखा दिया कि आई एम फ्रॉम सिंगापुर, वेलकम। और कई देशों के ऐसे पासपोर्ट हैं जिनको देख के लोग भड़क जाते हैं कि ना कोई खुराफात करने आया होगा ये। अब हम नाम क्यों बताए दे उसमें? दैट इज रियलिटी, दैट इज ह्यूमन सिक्योरिटी। तो आप शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधा दीजिए, एक अच्छा। इसलिए आप देखते हैं राष्ट्रीय शक्ति कहाँ है? नागरिकों के उत्थान में, शक्ति में, कैरेक्टर में। तब राज्य अच्छा बनेगा। राफेल खरीदने से, दैट इज अ ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, दूसरी बात है, अब आप कहेंगे, अब देखिए आज की सुरक्षा क्या है? दैट इज एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय सुरक्षा है। नाउ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज अ न्यू मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी।
इधर कई लोगों के पास कृत्रिम वर्षा के तरीके आ गए हैं, लेकिन आप याद रखिए पहले लड़ाइयां किसके लिए हुआ करती थी? तेल के लिए, जमीन के लिए, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज के लिए। आने वाली दुनिया में लड़ाइयां किसके लिए होंगी? पानी के लिए। वाटर इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। और इंडिया इस मामले में बड़ा लकी है कि इंडिया के पास वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद इसका हम मिसयूज बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तभी हमारे यहाँ इजराइल के पास तो पानी की इतनी कम मात्रा है कि इजराइल अब लगभग 95% अपने पानी को रिसाइकिल कर लेता है। इतनी बड़ी संख्या में और कोई ये देश नहीं कर पाता इजराइल के अलावा। इसका मतलब जो वॉशरूम में पानी आता है उसको रिसाइकिल करके फिर सप्लाई किया था पीने का। पानी नहीं है। और हमारे दोस्तों पानी ही पानी है। इसलिए अब बताइए, अब इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? नदियों में पानी कम होगा तो भारत पाकिस्तान के लिए वाटर शेयरिंग के लिए झगड़ा होगा, नहीं झगड़ा होगा? आईआर का विषय बन गया। और आज आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर इन चीजों के लिए बड़े झगड़े हो रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी का विचार क्या है? सियाचिन में हमने सेना तैनात कर रखी है। सियाचिन ह्यूमन फ्री जोन होना चाहिए, और वी आर गोइंग टू डिप्लॉय आर्मी ओवर सियाचिन। सियाचिन क्या होना चाहिए? मानव रहित क्षेत्र नहीं होना चाहिए। मानव रहित क्षेत्र होना चाहिए। वहां पे तो लोगों को आवाजाही नहीं होनी चाहिए। वहां पर हमने सेना तैनात कर रखी है। दैट्स वेरी डेंजरस फॉर एनवायरमेंट। और जरा सोच के देखिए, पूरा उदारवादी विचार, भौतिकवादी विचार, आज जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय जहां पे राष्ट्रीय हितों की बात की गई, सख्त की बात की, सुरक्षा की बात की गई, उसमें धरती क्या समझा गया? मशीन समझा गया। इस पूरे दुनिया की पर्यावरणीय समस्या का मूल कारण क्या है? मानव की तार्किक वैज्ञानिक क्षमता, औद्योगिकरण और ये भौतिकवादी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति। तो आपको याद दिला जाए, कभी पर्यावरण पर ऐसे लिख लिया, ऐसे लिखने को आ जाए तो अब उसमें क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब चीजों को उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। बी फिलोसॉफिकल व्हाइल राइटिंग एन एसे। सब्जेक्ट में इन चीजों का उल्लेख करते हैं। अगर सोच के देखिए, पर्यावरण की समस्या का मूल कारण क्या है? उदारवादी मार्क्सवादी सोच। यानी जहां उदारवाद मार्क्सवाद नहीं सोच पाया था, इसलिए कई बार तो कहते हैं कि नाउ देयर इज a नीड टू रीरिकवर ओरिएंटलिज्म। अरे हम प्राच्यवादी की बात तो पढ़ें। और अब देखेंगे भारतीय परंपरा में पर्यावरण क्या माना गया? यकीन मानिए, गांधी अगर अमेरिका यूरोप में पैदा हुए होते, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पहले पर्यावरणवादी कौन होते हैं? गांधी। और जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हिंदुइज्म का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। यार ये कौन सा धर्म है? कोई बंदर है कहीं पे मछली, कहीं पे घोड़ा, कहीं पे हाथी। हमने सब पशु पक्षियों को देवी देवताओं के साथ लगा दिया। नदियों की पूजा की गई। दिस इज द ग्रेटेस्ट मीनिंग फॉर द प्रिजर्विंग दिस अर्थ। यानी सब कुछ देवता है। भाई पीपल को क्या बना दिया? देवता। लोग देखो देखो ढकोसला कर रहा है पीपल पे जाके। ये ढकोसला नहीं है, दिस इज साइंस। क्योंकि याद रखिए, पहले लोगों को विज्ञान की तरह बातें बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको आस्था से जोड़ दिया गया विज्ञान को। अभी तो पूरी दुनिया आप देखेंगे, भी मान रही है कि नीम हुआ, हल्दी हुआ, पीपल हुआ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। इस लेकिन जब आधुनिक जमाना आया, एक दृष्टिकोण है। अभी न्यूजीलैंड की सरकार पश्चिम अभी इस दृष्टिकोण पर पहुंचा कि धरती नहीं, धरती मानव है। ये धरती जमीन का टुकड़ा नहीं है, नॉट मैटर। ये फिजिकल नहीं है, नहीं मानव है, शरीर है, उसकी एक आत्मा है। न्यूजीलैंड ने पहली बार कहा कि नदी को मानव का दर्जा दिया। तब लोगों ने कहा नदी को मानव का दर्जा नहीं। हमें नदी को मानव का नहीं, नदी को मां का दर्जा है, ईश्वर का दर्जा है कि नहीं? और अब देखेंगे क्या, व्हाट अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट दोस्तों। और सच पूछिए, पश्चिम का पर्यावरणवाद चले न चले, इस विचार को भारत में फैला देंगे, पर्यावरण की रक्षा बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। समुद्र में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। इसका मतलब है ये समुद्र है या कोई प्रार्थना की चीज है? हिमालय में कौन बैठा हुआ है? अब पश्चिम के लोगों ने क्या कहा? एवरेस्ट जाके चढ़ेंगे। चढ़ने की चीज एवरेस्ट? इस पूरी प्रवृत्ति से हम एवरेस्ट पे चढ़ते क्यों हैं?
क्योंकि हमें दिखाना चाहते हैं कि मानव प्रकृति का विजेता है, ये प्रकृति नहीं हमारी दासी है। मानव प्रकृति का संबंध कैसा है? मालिक और दास जैसा है, और प्रकृति में सारी चीजें हमारे शोषण के लिए बनी हुई है। हम उसके मालिक हैं, हम उसके मालिक हैं, हम उसके पुत्र हैं। आप याद रखिए, मानव प्रकृति के बीच आधुनिक विज्ञान ने संबंध बिल्कुल खराब करके रख दिया, और इसी मानव प्रकृति के बीच संबंधों को खराबी का मूल कारण क्या है? पर्यावरण की समस्या। मानव को बहुत, कभी आपने सोचा नहीं, कभी हम गौरव महसूस करते हैं कि हिमालय पर हमने फतह कर ली। हिमालय पे चढ़कर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? 6 फीट का आदमी, अपने आप को 6 फीट का आदमी, कुल मिला के जीवन की मतलब कितना है? 20-25 साल। 25 साल विवेक के विकास होने में लग जाता है, और 60 साल के बाद आदमी सठ जाने लगता है, आंख कान रोशनी सब खत्म होने लगती है। और हम अपने आप को सोचते हैं रुस्तमे हिंद, ना हिमालय पे चढ़ लेंगे, इंग्लिश चैनल पार कर लेंगे। बाबर अपन बंद करो, बेकार की बात है। हिमालय प्रार्थना करने की चीज है या लागने की चीज है? प्रार्थना। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, और कई बार तो हमें दिखता है नेचर में क्या विज्ञान है। ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट इन नेचर। प्रकृति की पूजा होनी चाहिए, ये भारतीय परंपरा में नहीं थी, बल्कि यूनानी परंपरा में कहीं कहीं दिखती है। अब इस बात को हम देखेंगे। लेकिन आधुनिक चिंतन ने क्या शुरू किया? जब से फिजिक्स आया, जब से केमिस्ट्री आया, मानव को भी आदमी ने मशीन ही समझ लिया। हम थियरी में पढ़ते हैं हॉब्स का चिंतन, गैलीलियो, यानी इन लोगों ने क्या समझा? मानव क्या है? मशीन है। जैसे फैन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से बना है, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग इज कंप्राइज ऑफ दिस एलिमेंट्स। और जब मानव मशीन से बना है, यानी पूरी प्रकृति क्या है? भौतिक है, लिविंग नहीं है, ऐसा है नहीं। और इसी के कारण सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो आखिर में पर्यावरण की समझ विध्वंस किसने किया? विज्ञान ने। और विज्ञान फिर वहीं पे लौट रहा है कि नहीं नहीं यार, कुछ गलत हो गया। ट्रायल एंड एरर। विज्ञान तो ही मानता है कि हमारे पास कोई जानकारी, ट्रायल एंड एरर। अब जरा सोच के देखिए, परंपराओं का महत्व ज्यादा है, विवेक का महत्व ज्यादा है? विवेक का प्रयोग क्या है? विज्ञान। और परंपरा का महत्व क्या है? धर्म है, कल्चर है। कई बार एक चिंतन ऐसा है जो कंजर्वेटिव का है, रूढ़िवादियों का है, और रूढ़िवादी इस बात से बहुत आपत्ति व्यक्त करते हैं। आपको ये भी डाल दें, मार्क्स को चिंता थी गरीबों की, पर्यावरण की नहीं। और मार्क्स सही करता था, जब मशीनों का विकास होगा, जितनी बढ़िया मशीनें बनेंगी, उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों की भौतिक आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो मार्क्स वॉज इन वेरी मच फेवर ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस नेचर, यानी प्रकृति का शोषण किया जाए। अच्छा, देखेंगे पूरी ऐतिहासिक सभ्यता को देखा जाए तो दुनिया में जो सबसे पुरानी जीवंत सभ्यता है वो इंडिया की है। और हमने 5000 साल में प्रकृति का वो नुकसान नहीं किया जो पश्चिम ने 300 सालों में कर दिया। अब जरा सोच के देखिए, इसलिए पर्यावरण राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे है। द एनवायरमेंट इज नॉट इशू, इट इज लिमिटेड टू नेशन स्टेट। ये पर्यावरण की समस्या राष्ट्र राज्य की समस्याओं से परे है, एक वैश्विक सरोकार का विषय है। इसलिए एक राष्ट्र की सुरक्षा पर खतरा है या पूरे मानवता की सुरक्षा पर ही खतरा है। और जो अपने हथियार रख रखे हैं उसका कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग हो नहीं पाएगा। इसलिए पर्यावरण की समस्या इज मोस्ट डेंजरस इन दिस वर्ल्ड। अब जरा देखा जाए ये पर्यावरण, तो अब देखिए यथार्थवादी अप्रोच और पर्यावरण के लिए क्या कहेगा? यथार्थवादी अप्रोच पर्यावरण के अनुकूल है, प्रतिकूल है? प्रतिकूल। पावर, सिक्योरिटी, हथियार, राष्ट्रीय हित या ह्यूमन इंटरेस्ट? यथार्थवादी यही बात कहेगा। और पर्यावरण तो नहीं, राष्ट्र राज्य का पीछे करिए। अब दूसरा उदारवादी, पर्यावरण का अनुकूल है, प्रतिकूल है? क्या उदारवादी क्या है? बेचो बेचो, व्यापार करो व्यापार करो। अरे व्यापार करोगे तो ज्यादा उत्पादन होगा, यानी आप जीडीपी रेट बढ़ा रहे हैं या ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे कर रहे हैं। हम बहुत खुश होते हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। पश्चिम ने डेवलपमेंट का मानक क्या दिया? जो बिजली ज्यादा कंजम्पशन करेगा, जो का ज्यादा खाना खाएगा, वो ज्यादा डेवलप कहलाएगा। वो आईएमएफ के डेवलपमेंट के मानक हैं।
तो डेवलपमेंट के जो मानक है दिट इज प्योर मेटेरियलिस्ट। इसे उदारवाद में पर्यावरण की समस्या का समाधान नहीं है, यथार्थवाद में नहीं है, मार्क्सवाद में नहीं है, किस वाद में है? गांधीवाद में है दोस्तों। ओ माय गॉड, व्हाट गांधी, ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल पर्सन गांधी वाज। प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग थोड़ी जान सकते हैं गांधी कौन थे। इसलिए दोस्तों अगर हम शुरुआत करें इस बात का, पहला पर्यावरणीय समस्या। अब ये गांधी का विचार हम पहले पेपर पढ़ते हैं, पहला पॉइंट। पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए यथार्थवादी, मार्क्सवादी, उदारवादी, उदारवादी सभी दृष्टिकोण अपर्याप्त हैं फॉर एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो all theories are irrelevant like realist, Marxist, liberals, बल्कि पर्यावरणवादी विचार गांधीवादी चिंतन में दिखाई देता है। अच्छा, गांधीवादी चिंतन को हम ओरिएंटलिस्ट अप्रोच कह सकते हैं कि नहीं? आईआर का ओरिएंटलिस्ट अप्रोच, इसका मतलब है कि हमारे भी दृष्टिकोण की बड़ी महत्व है और आधुनिकता आने के बाद हमने अपने ही अप्रोच को अंडरमाइन कर दिया। ओरिएंटलिस्ट तो प्राच्यवादी तो यही कहा करते थे कि भाई हम एशियाई अफ्रीकी देशों की मान्यताओं को उनके हिसाब से देखें। अगला पॉइंट, क्योंकि गांधीवादी चिंतन और भारतीय परंपरा में प्रकृति को एक जीवंत शरीर के रूप में माना गया है। जीवंत शरीर के रूप में माना गया है। प्रकृति को जीवन शरीर के रूप में माना गया है और प्रकृति मानवीय उपभोग के लिए नहीं है। दिस नेचर इज नॉट मेड फॉर द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्रकृति मानव के उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। It has
his own existence और जिसे प्रकृति को मां के रूप में भी चित्रित किया गया। नेचर इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड एज ए मदर अर्थ। प्रकृति को मां के रूप में भी चित्रित किया गया। यह विचार यूनानी युग में भी विद्यमान था। दिस आइडिया वॉज ऑल्सो एग्जिस्टेड इन द ग्रीक एज। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प मामला है। आधुनिक युग में जो नारीवादी हैं, नारीवादी पर्यावरण के अनुकूल है। नारीवादी कहते हैं देखो, महिला और प्रकृति का स्वभाव एक ही है, दोनों सृष्टि करती है। और महिला के शोषण का मूल कारण पैट्रियार्की और प्रकृति के शोषण का मूल कारण पैट्रियार्की। इसे आजकल तो एनवायरमेंटल फिलॉसफी फेमिनिज्म के साथ मिल गई है, जिसे कहा गया इको फेमिनिज्म। तो ना महिलाएं तो कहती हैं, देखिए सृष्टि में यानी ये धरती है या माँ है? अच्छा, माँ क्यों है? धरती को माँ क्यों कहें? क्या धरती कैसे सृजन करती है? कैसे? क्या भाई, सारी आवश्यकता भी हम जितने भी अनाज होते हैं कहाँ से होते हैं? पानी कहाँ से मिलते हैं? धरती से। देयरफॉर भाई, जब माँ ने दूध पिलाया इसलिए वो जननी है। उसके बाद इसलिए कहा गया है जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी, यानी ये स्वर्ग से भी जननी जन्म भूमिष्य। जननी और जन्मभूमि ये दोनों का मत समान होता है। इस वजह से, और हमारे यहाँ तो वेदों में कहा भी गया है, सृष्टि को बिल्कुल माँ की तरह चित्रित किया गया है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्कंद मंडले, यानी एक तरीके से ये देवी माँ के जैसा है, जिसमें पर्वत उसके स्तन है, पर्वत उस स्तन से बहने वाले दूध उसकी नदियों की भांति है, और ये पूरा समुद्र क्या है? माँ का वस्त्र है। इसलिए सबका संरक्षण ऐसा नहीं, सबकी पूजा होनी चाहिए। अच्छा, माँ की आप पूजा करेंगे या पिटाई करेंगे? माँ की पूजा करेंगे और उससे पैसे नोचेंगे। आधुनिक युग ने क्या सिखाया दोस्तों? पहले लोग पढ़े लिखे कम होते थे, माता का सम्मान कितना। अब तो पेपर में आप देखते हैं, पैसे के लिए बेटे ने माँ को मारा। वैसे
ये सब घटनाएं कम होती हैं इंडिया में, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आपने लिखा? हाँ, यूनानी युग में भी ये विचार विद्यमान था जिसे गाया हाइपोथेसिस, गाया परिकल्पना के रूप में जाना गया, जिसे गाया परिकल्पना के रूप में जाना गया, दैट इज नोन एज द गाया हाइपोथेसिस। अब देखिए, गाया परिकल्पना सीधी सी बात है, व्हाट इज गाया हाइपोथेसिस? दिस अर्थ इज लाइक अ मदर, दिस अर्थ इज लिविंग, दिस अर्थ इज लाइक अ मदर, दिस इज लिविंग अर्थ। तो मदर अर्थ है, लिविंग अर्थ है, इसलिए हमें सृष्टि की पूजा करनी चाहिए, सृष्टि की आराधना करनी चाहिए। यही गाया हाइपोथेसिस है। यानी गांधीवादी विचार गाया हाइपोथेसिस में कोई डिफरेंस है नहीं। जो हमारे यहाँ पूरा विचार है कि धरती माँ है, तो उसी तरीके से विचार होने चाहिए। और अच्छा, कई बार तो हमने बहुत बारीक तरीके से देखा है, जैसे कि आधुनिक पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, प्रकृति को समझा नहीं, ऐसे से यूकलिप्टस के पेड़ लाके लगा दिए। बहुत ध्यान से आप देखें दोस्तों, इस प्रकृति में व्यापार नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक कॉमर्स इन दिस नेचर। प्रकृति में व्यापार नहीं है कि हम अच्छा, हवा चल रही है, हम हवा सांस ले रहे हैं, उसका कोई बिल चुका रहे हैं क्या? हवा का टैक्स दे रहे हैं? कौन टैक्स दे रहा है यार? हमने पहली बार सुना हवा का टैक्स दे रहे हैं। एक खास बात है प्रकृति में, अच्छा सूरज की रोशनी है, उसका बिल चुका रहे हैं क्या? वो ध्यान से आप देखिए, देयर इज नो बिजनेस इन दिस नेचर। जबकि ये लाइट है, हम बल्कि भले इस सूरज से बनाए, उसका हम बिल कॉस्ट कर लेते हैं। प्रकृति में बहुत ध्यान से आप देखिए, व्यापार है ही नहीं है। इसका मतलब प्रकृति व्यापार के अनुकूल नहीं है। परंपराओं में इस बात को बड़ी अच्छी जानकारी थी। कई बार मैंने गांव में जब बात सुना, अब मैं इसको साइंस रिलेट करने का प्रयास करता हूँ। कई बार गांव में लोग कहते थे जिस साल आम के पेड़ बहुत अच्छे आ जाते हैं, उसमें आधी तूफान ज्यादा आता है। इसका मतलब देयर वाज सम रिलेशन बिटवीन बोथ। वे आम के पेड़ हमारे यहाँ इतने पवित्र क्यों माने जाते हैं? पूजा में आम के पेड़ का ही प्रयोग क्यों होता है? देयर इज साइंटिफिक। अब जरा सोच के, हमने तो कभी बात नहीं की यूकलिप्टस के पेड़ लगाने से। यूकलिप्टस का पेड़ जिसमें कौवा भी नहीं बैठता दोस्तों। अभी मैं गांव गया था, किसी मेरे घर के बच्चे ने कहा कि मैं यूकलिप्टस का पेड़ लगवा दूंगा, दोबारा ये बात बोलना मत कभी। परंपरा है, जो पूर्वजों ने किया वही काम करो, ज्यादा होशियारी नहीं। नीम, व्हाट इज साइंस वाज दैट? अब क्या चाहिए? कॉमर्स। अब लोग क्या किसके पेड़ लगा रहे हैं? यूकलिप्टस है नहीं, एक तो और है, कौन सा? सागौन। ओह माय गॉड, सागौन। दिस इज नॉट हेल्दी फॉर एनवायरमेंट। ये बताइए हमें, विवेक, ये परंपराएं हैं, सदियों के विवेक हैं। परंपराओं प्रथाओं को इतनी आसानी से मैं स्वीकार नहीं कर सकता। व्हाट नॉलेज वाज दैट? अच्छा, जो बात गाया हाइपोथेसिस, अब इसी बात को जो गांधी ने कहा था, जो यूनानी युग में था, जो हमारे यहाँ बहुत पहले से था। जैसे हमारे यहाँ नीम हल्दी पहले से थी, पश्चिम ने क्या किया, पेटेंट करा दिया। 1970 के दशक में नार्वे का एक वैज्ञानिक आया। नार्वे के वैज्ञानिक कहा, नाना भाई, ये तो जो नार्वे के वैज्ञानिक ने गांधी की बातों को ही दोहरा दिया। अब उसका नाम बड़ी दुनिया में, डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी। नार्वे के वैज्ञानिक ने नया कुछ भी नहीं कहा दोस्तों। कहा क्या? अगला हेडिंग, डीप इकोलॉजी, गहरी पारिस्थितिकी का विचार। नार्वे के वैज्ञानिक अर्ने नैस ने डीप इकोलॉजी का विचार दिया।
नॉर्वे के वैज्ञानिक अर्ने नेस ने डीप इकोलॉजी का विचार दिया। और आप ये देखिए, और उनका यह विचार गांधीवादी विचारों जैसा है। द आइडिया ऑफ अर्नेनेस इज वेरी सिमिलर टू द गांधीयन थॉट। Idea of Fernandez is very similar to the Gandhian thought. Arrhenius is very similar to the Gandhian thought. अब आप साफ तौर पे देखेंगे, जैसे कि अच्छा डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी का मतलब बिल्कुल गांधी जैसा है। तो अर्नेनेस ने यही बात कही है कि प्रकृति का स्वतंत्र अस्तित्व है। मानव ये न समझे कि हम हैं तो प्रकृति है, बिल्कुल उल्टा है, प्रकृति है तो हम हैं। और दूसरी बात है, दिस नेचर हैज गिवन एबेंडेंस फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स। को गांधी ने क्या कहा था? प्रकृति हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर